हेलो एवरीवन, रैमोवी टॉपर शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरे साथ आज के इस एपिसोड में है शाश्वत ओमर। इनकी एसएससी सीजीएल 2017 में ऑल इंडिया रैंक है 222 और इन्होंने एमईए की पोस्ट ऑप्ट करी है। एमईए में एसओ की पोस्ट एक्चुअली, राइट। शाश्वत इस एग्जाम को पहले भी क्लियर कर चुके हैं। एसएससी सीजीएल 2016 में भी इस एग्जाम को ये निकाल चुके हैं। सो इनके पास एक वाइड एक्सपीरियंस है इस एग्जाम का। रैंक कैसे इन्होंने इंप्रूव करी उसके बारे में जानेंगे। क्या रिसोर्सेज यूज किया, कैसे तैयारी करी, कैसे ये टॉप 250 में आए, ताकि इनका जो ड्रीम पोस्ट था एमईए इनको मिला। और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने एमईए क्यों ऑप्ट किया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर क्यों ऑप्ट नहीं किया। सारी जानकारी शाश्वत के साथ इस इंटरव्यू में हमें मिलेगी। शाश्वत कानपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और बाकी सारी जानकारी अब शाश्वत ही आपको देंगे। शाश्वत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। शाश्वत, सबसे पहला जो क्वेश्चन है मेरा वो ये है आपसे कि एसएससी सीजीएल 2017 में जो आपकी 222 रैंक आई है, आपके टोटल मार्क्स कितने थे? और अगर आपको याद हो, अगर आप टीयर वाइज मार्क्स बता पाएं कि टीयर 1 में कितने थे, टीयर 2 में कितने थे, टीयर 3 में कितने थे, तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरे टीयर वन में मार्क्स थे 164.5 एंड देन टीयर टू में 346 एंड देन टीयर थ्री 67। सो माय टोटल वाज 577.5 मार्क्स आउट ऑफ 700। और टीयर 2 का ब्रेकअप क्या था? मैथ्स और इंग्लिश में कितने मार्क्स थे आपके? मैथ्स में 168 एंड इन इंग्लिश 178। और किस डेट में आपका मेंस का एग्जाम हुआ था शाश्वत? 20th फरवरी। ओके, 20 फरवरी, ओके, राइट। सो शाश्वत, अ, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये होगा कि जो आपका पहला अटेम्प्ट था सीजीएल में, राइट, वो क्या 2016 में ही था या उसके पहले भी आपने सीजीएल का एग्जाम दिया था? नहीं, 2016 में ही मेरा अटेम्प्ट था पहला। ओके, तो हम्म। उसमें आपको कौन सी पोस्ट मिली थी और कितनी रैंक आपकी आई थी? उस टाइम मेरी रैंक अराउंड 3900 थी और मुझे पोस्ट मिली थी एज एन अकाउंटेंट इन सीएजी एंड मैंने ज्वाइन किया था नागपुर में। राइट। सो क्या आपका एमईए ही फर्स्ट प्रेफरेंस था या कुछ और? बिल्कुल मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस में यही था। सेकंड क्या था? सेकेंड इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। एंड थर्ड प्रेफरेंस? एसओ इन रेलवे। एसएन रेलवे, राइट। सो एमईए को चूज करने का मेन कारण शाश्वत क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरे फादर है वो खुद इनकम टैक्स में है या इनकम ओके, टैक्स से बस बस रिटायर हुए हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर पोस्ट से अभी रिटायर हुए हैं। तो मैं उनसे बात करता था, मैं उनको हमेशा देखता हूँ, उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है और मैं अभी भी सीख रहा हूँ उनसे लाइफ में। तो वो मुझे गाइड करते हैं हर चीज़ में, मेरे हर लाइफ डिसीजन में मैं उनसे बात करता हूँ, पूछता हूँ। तो उन्होंने बताया कि मतलब इस टाइम पे जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स की जॉब है दैट इज़ नॉट वेरी लुक्रेटिव और उसके ऊपर जो मेरी रैंक है दैट इज 222 और जो मेरे मार्क्स थे उसमें मुझे होम टाउन नहीं मिल पाता। आपको भी पता है, मुझे पता है, मुझे या तो साउथ मिलता या फिर गुजरात या नॉर्थ ईस्ट टाइप कुछ मिलता। तो अगर मुझे होम टाउन नहीं मिल रहा है और एमईए न्यू दिल्ली में है, इट्स अ गुड पोस्ट, वेरी फर्स्ट प्रेफरेंस, विदेश में जाने का मौका है, बहुत सारी और भी चीजें हैं, तो इसलिए मैंने एमईए चूज किया और इनकम टैक्स। राइट। सो साथ साथ अब मेरे दो क्वेश्चन यहाँ, एक बहुत अच्छा सवाल जो है बनता है यहाँ पर, क्योंकि आपके पास एक एक्सपीरियंस था फैमिली में। आप देख रहे हो कि इनकम टैक्स में फादर हैं, तो शायद आपको बहुत सारी चीजें पता होंगी। क्या कारण था कि आपको लगा कि इनकम टैक्स इतना लुक्रेटिव नहीं है, एमई आपके लिए बेहतर है? और अगर आपकी रैंक लेट से ऐसी होती कि आपको होम स्टेट मिल जाता, सो क्या आप उस समय इनकम टैक्स ऑप्ट करते या तब भी एमई लेते? जी, मुझे क्योंकि मैं 2012 में मैंने कंप्लीट किया मेरा बीटेक, तो मैं 7-8 साल से बाहर ही हूँ उस टाइम पे। तो मुझे इतना होम टाउन सिकनेस कभी भी नहीं रहा। मेरे पापा ने भी कभी नहीं कहा कि आप होम टाउन लो और उसमें आके रहो। तो अगर तब भी मेरी रैंक होती तो मैं एमईए ही चूज़ करता। उसके पीछे एक कारण ये है कि इनकम टैक्स में जो इस टाइम जो जॉब है, दैट इज़ ऑल ऑन कंप्यूटर। देयर इज़ नो पब्लिक डीलिंग एज़ सच एज़ ऑफ नाउ एंड एमईए इज ऑल्सो सच काइंड ऑफ जॉब एंड एमईए में आप का बाहर जाने का स्कोप बहुत ही अच्छा है फॉरेन में, जिसको ट्रैवलिंग पसंद है, नया कल्चर एक्सपीरियंस करना पसंद है या अपने को जो आपका माइंड है उसको वाइडन करना अगर आपको अच्छा लगता है, तो आई गेस एमईए इज बेटर देन इनकम टैक्स जॉब इन दैट पर्सपेक्टिव।
राइट। और साथ-साथ जो लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स हैं, मतलब लेट्स हुँ, से कि स्टार्टिंग में जो आपके पॉइंट है वो मुझे समझ में आए। लेकिन जैसे जो प्रमोशनल एस्पेक्ट हैं, उसको हाँ, भी अगर हम कहीं न कहीं कंसीडर करें, राइट? सो यस, आपके हिसाब से क्या आपको लगता है कि बेहतर है? जैसे लोगों का ये आर्गुमेंट है कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का मतलब ये होता है कि हुँ, हुँ, आईटीआई से शुरू किया, फिर आईटीओ बनेंगे, फिर असिस्टेंट कमिश्नर बनेंगे, बाद में आईआरएस वाली रैंक बनेगी। आपके यहाँ भी बिल्कुल, बिल्कुल। प्रमोशन है एंड आईएफएस बी से आप आईएफएस सी तक पहुँचते हो। So how हुँ, do you हुँ। compare the promotions and you know what is your view on that? एक नया एस्पिरेंट आपकी बातें सुनकर कहीं न कहीं वो ये जानना चाहेगा कि उसे थोड़ा और पता चले, ठीक है? जो मेरा व्यू है वो मेरा मेरा जो पर्सनल व्यू है कि मैं पावर के पीछे नहीं जाना चाहता। मुझे हुँ, पीस ऑफ चाहिए लाइफ में क्योंकि जो मैंने बीटेक किया उसके बाद भी मेरा प्लेसमेंट हुआ था। आई हैव डन 2 प्राइवेट जॉब्स आल्सो। तो मेरा जो फर्स्ट प्रेफ़रेंस ऑफ लाइफ है या मेरा लॉन्ग टर्म करियर विज़न है दैट इज़ पीस ऑफ माइंड। तो मुझे ऐसा नहीं है कि कहीं पे प्रमोशन अच्छा है इसलिए मुझे वहाँ पे जाना है या कहीं पे मनी अच्छी है वो, दैट इज़ नॉट माय फर्स्ट प्रेफ़रेंस एट ऑल। माय फर्स्ट प्रेफ़रेंस इज़ पीस ऑफ माइंड, 9 टू 5 जॉब और जहाँ मुझे अच्छा लगे काम करना, जहाँ मुझे अच्छे लोग मिले, जहाँ पे कम से कम पॉलिटिक्स हो, कंपनी पॉलिटिक्स वगैरह एंड ऑल दैट थिंग। और जो आप प्रमोशनल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, सो प्रमोशनल एस्पेक्ट आई डोंट थिंक इन माय व्यू डज़ मैटर मच बिकॉज़ वहाँ पे भी आप आईएफएस या आईआरएस ग्रेड में जाएँगे, यहाँ पे भी आप आईएफएस वाली ग्रेड पे जा सकते हैं इन 20 टू 30 इयर्स, दैट आल्सो सेम। और यहाँ पे जब आप विदेश में जब आपकी पोस्टिंग होती है, तो आप वहाँ पे भी जो आपका दैट इज़ पैकेज वो अराउंड 2 टू 3 लैक्स पर मंथ हो जाता है। तो इन पावर और मनी टर्म्स इट्स ऑलवेज़ या जस्ट कीप बैलेंस आउट इन लॉन्ग टर्म। राइट, ओके। तो साथ-साथ आपसे मैं एक सवाल का जवाब और चाहूँगा, इससे पहले हम इंटरव्यू में आगे बढ़ें, कि आपको क्या बिल्कुल। लगता है किन लोगों के लिए आईटीआई सूटेबल है? जिनको सबसे पहले कि जिनको घर अच्छा लगता है, जिनको पावर चाहिए लाइफ में, जिनको पैसा तो हर जगह है, पैसा हर जगह सेम है, लेकिन जिनको पावर चाहिए लाइफ में, उनके लिए आईटीआई सूटेबल है। जिनको घर आना-जाना हो सकता है, जिनको थोड़ी-सी होम सिकनेस है, जिनको अपने घर वालों की मदद करनी है, घर वालों का कोई प्रेशर है उनके ऊपर, उनके लिए आईटीआई बहुत ही अच्छी जॉब है। और जो लोग अपने आप को कैरी कर सकते हैं वहाँ की पॉलिटिक्स से या फिर जो पॉलिटिक्स नहीं भी है, लेकिन और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, डील करना लोगों से जहाँ पे पब्लिक डीलिंग है उसको हैंडल करना लोगों को अच्छा लगता है, उनके लिए आईटीआई बहुत ही अच्छी जॉब है। राइट। साथ-साथ इस पॉइंट पे मैं एक बार और आऊँगा, मुझे एमईए को थोड़ा कंपैरिज़न कराना है सीएसएस से भी, क्योंकि कई लोग ऐसा सवाल मुझसे पूछते हैं कि एमईए का एएसओ या फिर सीएसएस का एएसओ। सो इसके हुँ, बारे में मैं आपसे इंटरव्यू के लास्ट जो स्लॉट होगा उसमें मैं बात करूँगा। अभी मैं थोड़ा-सा साथ-साथ जानना चाहता हूँ आपकी फैमिली के बारे में और आपकी जो बेसिक स्कूलिंग हुई है टिल 12th वो किस मीडियम में हुई है और किस किन सब्जेक्ट्स में हुई है? मेरी जो 12th तक स्कूलिंग हुई है दैट इज़ फ्रॉम यूपी बोर्ड, हिंदी मीडियम, प्योर हिंदी मीडियम स्कूल, संघ का स्कूल जैसे आप बोलते हैं लोगों को, उसका नाम था पंडित दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म विद्यालय। अरे ग्रेट! हुँ, हुँ। तो मैंने फिर से जो मैंने 6 से लेके 12 तक मेरी स्कूलिंग वहाँ पे हुई फ्रॉम यूपी बोर्ड और उसके बाद एचबीटीआई कानपुर से मैंने बीटेक किया है। हुँ। सो ये मैं पॉइंट सभी को ऐड करना चाहूँगा कि शाश्वत जो है एचबीटीआई कानपुर से हैं, जो कि एचबीटीयू कहलाता है, अभी यूनिवर्सिटी बन गया है। मैं भी उसी कॉलेज से पढ़ा हूँ, तो ये एपिसोड मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है कि शाश्वत जो है मेरे कॉलेज के जूनियर हैं, बट दुःख की बात ये है कि मैं ऑन कैमरा रैगिंग नहीं ले सकता हूँ, ठीक है? सो आई एम मिसिंग दिस अपॉर्च्युनिटी, राइट? सो कॉलेज में हमारी आपकी मुलाकात हो नहीं पाई थी, राइट? बट एनीवेज़ अभी रैगिंग के बारे में बात करना गलत है ऑन शूट, राइट? ओके, ठीक है। साथ-साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि मैं पहले तो कई लोग मानते नहीं है कि टॉपर है तो ये हिंदी मीडियम का हो सकता है, वो मानते ही नहीं है। तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि आप वाक़ई हिंदी मीडियम के हो या नहीं है? हो। बिल्कुल, सो मैं आपसे मैंने पूछना तो चाहता हूँ कि एक्सेलरेशन को हिंदी में क्या बोलते अ, एक्सीलरेशन हैं? और नो अब आप आई भूल गए हो, ठीक है? होता है। लोग क्या है समय के साथ भूल जाते हैं, बट एक्सेलरेशन को त्वरण बोलते हैं, ठीक हाँ, है? त्वरण मैंने ये वेग कई यस हाँ, त्वरण मैंने वेग मैंने कई बार ये महसूस किया है, इसलिए मैंने कई टर्म्स को याद रखा है, अभी भी लोगों को नहीं, प्रूफ नहीं, देने के नहीं, लिए काम आता है। नहीं, ठीक है, नहीं, नहीं, ठीक है।
सो ये जानकारी सबको बता दूं कि शाश्वत हिंदी मीडियम से ही पढ़े हैं, बट ग्रेजुएशन में आते आते कहीं ना कहीं इंग्लिश में चीजें हो जाती हैं, तो धीरे धीरे हिंदी मीडियम की छाप थोड़ी कमजोर होने लगती है। बट शाश्वत, मैं एक सवाल यहाँ पर ये पूछना चाहूंगा कि बीइंग फ्रॉम हिंदी मीडियम, राइट, हुँ, हुँ। जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज गए या आपने इंजीनियरिंग का एंट्रेंस दिया होगा, तो किस तरह के चैलेंजेस थे, और वो हिंदी मीडियम का होना आपकी तैयारी में किस तरह से आपको परेशान करता रहा है? हिंदी मीडियम मेरे ख़्याल से कोई ऐसी परेशानी का कारण कभी नहीं रहा मेरे लिए, क्योंकि मैंने संस्कृत भी पढ़ी है 10th तक, हिंदी भी पढ़ी है, और जो हमारा जो विद्यालय था, वहाँ पे इंग्लिश की बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती थी। हम लोग साथ में ही पढ़ते थे, और इंग्लिश के जो टीचर्स थे, हमारे जो शिक्षक थे, वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे। हम तो हम लोगों को कभी भी ऐसी परेशानी नहीं, हाँ, मतलब सिर्फ़ बोलने में परेशानी हुई होगी, लेकिन समझने में कभी भी परेशानी नहीं हुई। किसी भी चीज़ को समझने में, कभी भी इंग्लिश के टर्म्स को समझने में, या पैराग्राफ, किसी सेंटेंस को समझने में, कभी भी ऐसी कोई दिक्कत मुझे महसूस नहीं हुई। हुँ। साथ-साथ एचबीटीआई बहुत अच्छा कॉलेज है, एक अच्छा प्लेसमेंट है। मुझे याद है जब उस कॉलेज में हमने एंट्री करी थी, तो डे 1 में बोला गया कि यहाँ सबका प्लेसमेंट हो जाता है, इसलिए 4 साल हमने कभी पढ़ाई नहीं करी। ठीक है? सो व्हाई डिड यू डिसाइड एसएससी एक्चुअली? दैट्स माय फर्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज़ एक तो कॉलेज से जॉब आपकी आराम से लग गई होगी, सो एसएससी के बारे में मन कैसे बना आपका? उसके पीछे बहुत ही लंबी स्टोरी है, तो अगर आप चाहें तो मैं बता सकता हूँ, बट लंबी क्या स्टोरी शॉर्ट में करके बता दीजिए। यस। चलिए, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो मैंने 2012 में मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद मैंने वहाँ से मेरा प्लेसमेंट हुआ कॉलेज से। 1 साल मैंने जॉब की प्राइवेट, दैट वाज़ अ शिफ्ट जॉब इन केमिकल इंजीनियरिंग। सो आई हैव लेफ्ट दैट, देन मैंने आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएशन किया, लाइक पोस्ट ग्रेजुएशन फॉर 2 इयर्स, 2015 में वो कंप्लीट हुआ। वहाँ से फिर मैंने जॉब की, वो मैंने 6 महीने तक जॉब की। फिर मैंने उसको छोड़ा, लेकिन मेरे दिमाग में 2012 या ग्रेजुएशन से ही था कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है मुझको। तो जब मैंने आईआईटी बॉम्बे से पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद जॉब की, उसको लीव किया, फिर मैं दिल्ली आया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने कोचिंग जॉइन की फॉर यूपीएससी। तो मैं अपने दोस्त के साथ रहता था, जो एचबीटीआई का ही था, और हम दोनों मतलब एक फ्लैट शेयर करके रहते थे। तो वो 1 साल पहले यूपीएससी की प्रिपरेशन कर चुका था, और वो यूपीएससी प्रिपरेशन भी उस टाइम कर रहा था, लेकिन एसएससी की प्रिपरेशन भी साथ-साथ कर रहा था उस टाइम पे। तो मैं उसको देखता था, और मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ चेक किए थे यूपीएससी वाले लोगों की, किसी को 3-4 साल लगते हैं, किसी को 5 साल लगते हैं, किसी को 6 साल भी लगते हैं, और मेरी एज भी उस टाइम 25-26 रही होगी। तो मुझे लगा कि एक प्लान बी हमेशा होना चाहिए आपके पास। अगर प्लान ए वर्क नहीं किया, तो देयर शुड बी अ प्लान बी। तो एसएससी वाज़ माय प्लान बी फ्रॉम फर्स्ट गो। यूपीएससी वाज़ माय प्लान ए एंड इन 2016-17, बट एसएससी वाज़ माय प्लान बी। तो मैंने वहाँ से प्रिपरेशन साथ-साथ ही तैयारी हुँ, अलोंग विथ हुँ। यूपीएससी। ओके। तो ये सो राइट, राइट। सो ये एक अच्छा कहीं न कहीं पर्सपेक्टिव भी है कि यूपीएससी इज़ नॉट एन एग्ज़ाम वेयर यू कैन रिलाई ऑन, तो हुँ, हैविंग अ बैकअप इज़ ऑलवेज़ अ गुड थिंग। साथ-साथ अगला प्रश्न, जब आपने तैयारी शुरू करी, सो व्हाट वाज़ योर मोड ऑफ प्रिपरेशन? कैसे तैयारी करी आपने? क्या पहला स्टेप लिया आपने? सिलेबस देखा, कोचिंग जॉइन करी, या किताब खरीद के लाए और खुद ही पढ़ना शुरू कर दिया? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जो मेरा दोस्त था, तो वो प्रिपरेशन करता था, उसके पास कुछ बुक्स रखी थी, तो मैंने देखा, फिर थोड़े क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर्स के देखे कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये चीज़ें हैं, और मैं यूपीएससी के साथ-साथ एसएससी की भी प्रिपरेशन कर रहा था, प्लस थोड़े बैंक एग्ज़ाम्स जैसे एसबीआई, पीओ, आरबीआई ग्रेड बी की भी साथ-साथ तैयारी, मतलब 4-5 एग्ज़ाम्स की मैं साथ-साथ तैयारी कर रहा था उस टाइम। तो मैंने सिलेबस ऐसा कुछ देखा नहीं, या रीजनिंग की तैयारी में जो बैंक की रीजनिंग आती थी, मैं उसी से रीजनिंग पढ़ता था। जो एप्टीट्यूड की तैयारी थी, वो भी बैंक की ही एप्टीट्यूड पढ़ता था। एंड जो दैट इज जनरल नॉलेज, वो तो यूपीएससी से क्लियर हो ही जाता है, और इंग्लिश तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट पोर्शन। बट जो भी तैयारी थी, और जो एसएससी स्पेसिफिक जो प्रिपरेशन थी, वो मैंने ऑनलाइन कुछ वीडियोस देखे, और जो मेरे दोस्त के पास बुक्स थी, मैंने उसी से प्रिपरेशन की। मैंने कोई भी कोचिंग कभी भी जॉइन नहीं की फॉर एसएससी। ओके। सो साथ-साथ अगर सब्जेक्ट वाइज़ आप कुछ बुक्स के नाम बता पाएँ, रिसोर्सेज़ जो भी आपने यूज़ किए?
तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा जनरल अवेयरनेस। तो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे जैसा कि आपने बताया अभी, तो क्या इंटरसेक्शन था कुछ, उसका फायदा हुआ या आपने डेडिकेटेड उसकी तैयारी करी जनरल अवेयरनेस के लिए? नहीं, मैंने कोई भी ऐसे जनरल अवेयरनेस की कोई तैयारी नहीं की ऐसे, जो भी यूपीएससी का एंड प्लस बैंक का जो मैं जनरल नॉलेज पढ़ता था, जो भी उसका इंटरसेक्शन होता था, मैं उसी से तैयारी करता था, क्योंकि आरबीआई ग्रेड बी में जो 80 क्वेश्चंस आते हैं जनरल नॉलेज के, वो भी अराउंड उसी के बेसिस पे होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ फाइनेंस बैकग्राउंड से ही क्वेश्चंस आते हैं उसमें, पूरी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं ऐसे ही प्रिपरेशन करता, मैंने एसएससी स्पेसिफिक कोई भी बुक नहीं ली फॉर जनरल नॉलेज। सो ये जैसे एसएससी की बुक आती है जनरल अवेयरनेस की, लूसेंट बोलते हैं उसको, तो वो बुक आपके पास थी या वो भी नहीं थी? वो मेरे दोस्त के पास थी, लेकिन मैंने इसको इतना ज़्यादा प्रेफ़र नहीं किया पढ़ने के लिए। हम्म। तो क्या एसएससी स्पेसिफिक जीके के लिए कुछ साथ साथ आपने किया? जैसे पता है इसमें बायोलॉजी बहुत आती है, राइट? हुँ, हुँ, और जनरल साइंस के क्वेश्चन काफी आते हैं। हुँ, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी तो मैं मान सकता हूँ आप यूपीएससी की तैयारी करो तो आपको जरूरत नहीं है। बट बिल्कुल। ये सवालों को कैसे आपने तैयार किया? बायो वायो का पोर्शन पहले पढ़ रखा था या फिर कैसे तैयारी करी बायो का आपने? पोर्शन पढ़ रखा था, वही जैसे मैंने कहा कि जो ल्यूसेंट में 2 से पास रखी थी, वो जो कुछ पोर्शंस जो सिर्फ़ एसएससी स्पेसिफिक होते हैं, वो मैंने वहाँ से तैयारी की उसकी, उससे थोड़ा पढ़ा। पिछले साल के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, प्लस 2 मैथ्स का एक कैप्सूल आता है जिसमें प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस किए होते हैं, सीएचएसएल, पीटीएल या सीपीओ जैसे भी क्वेश्चंस आए होते हैं लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर्स के, उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो मैंने उससे पूरा एनालाइज़ किया, पढ़ा और फिर उसके बेसिस पे तैयारी की। राइट। सो मैं ये मानूं कि बहुत डेडिकेटेड कोई एसएससी स्पेसिफिक प्रिपरेशन आपकी नहीं थी। नहीं, बिल्कुल जनरल नहीं। प्रिपरेशन थी जो आपके लिए हेल्पफुल रही, राइट? यस। कमिंग टू द रीजनिंग सेक्शन, शाश्वत, कितना चैलेंजिंग आपको लगा रीजनिंग और क्या तैयारी करी उसके लिए आपने? और रीज़निंग के लिए मैं सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि मैं रीज़निंग और मैथ्स के लिए मैं हमेशा बैंक मेरा फर्स्ट चॉइस था, बिफोर एसएससी ऑल्सो। मैं आरबीआई ग्रेड बी में जाना चाहता था कि अगर मेरा यूपीएससी में नहीं हुआ तो मैं आरबीआई ग्रेड बी में जाना चाहता था, और फिर उसके बाद एसएससी मेरा थर्ड ऑप्शन था। तो मैं आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन करता था साथ-साथ, तो उसके लिए मैं अड्डा 24/7 के वीडियोज़ देखता था। और रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड ऑल्सो, तो मैं उसके वहाँ से प्रिपरेशन करता था। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते थे फॉर एसएससी, जब एसएससी का पेपर होने वाला होता था उसके 1 महीने पहले, तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते थे मैं उससे प्रिपरेशन करता था। और फॉर टियर 2 दैट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी, आई विल कम टू दैट आफ्टर, बट सो आई एम रीजनिंग के टॉकिंग लिए अबाउट। कोई बुक आपने यूज करी शाश्वत, एसएससी नो, स्पेसिफिक? नहीं कोई बुक नहीं। कोई बुक बुक नहीं, मतलब आपकी जो बैंकिंग और आरबीआई की प्रिपरेशन थी वही उसी पे आपने रिलाई किया, राइट? यस, यस। ओके। सो तीसरा पॉइंट जो है, जो दो मेजर सब्जेक्ट्स हैं शाश्वत, राइट? एक हुँ, मैथ्स है आपका और एक इंग्लिश है। आई विल कम वन बाय वन। ये सब्जेक्ट हुँ, प्री में भी आते हैं, ये सब्जेक्ट मेंस में भी आते हैं। तो बिल्कुल। क्या इनको आपने ऐसे डिवाइड किया कि प्री की तैयारी पहले करेंगे, इनकी मेंस में बाद में करेंगे, इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन प्लान था आपका इन सब्जेक्ट्स के लिए? नहीं, मुझे जो लगता है कि एसएससी प्री और मेंस को आप ऐसे डिवाइड करके आप सोचोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा, अगर सिर्फ़ आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ऐसा सोच सकते हो कि पहले मैं प्री की तैयारी करूँगा फिर मेंस की तैयारी करूँगा। लेकिन अगर आप 3-4 एग्ज़ाम की तैयारी एक साथ कर रहे हो तो आप प्री और मेंस की तरह नहीं सोच सकते हो। क्योंकि मैं बैंक की भी तैयारी कर रहा था प्लस एसएससी की तैयारी कर रहा था, तो मैं सारी चीज़ें एक साथ लेके चलता था हमेशा। और जो कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स जॉइन कर रखे थे, वहाँ लोग क्वेश्चन पुट अप करते थे, वो मैं देखता था लोग कैसे सॉल्व करते हैं, मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ उसको। सर ये सबसे जो बेसिक चीज़ है मैथ्स के लिए जो मैं चाहता हूँ कि आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये एक सवाल है, वो अपने मतलब बेसिक से कैसे पहले क्लियर होगा, क्योंकि आप ट्रिक पेपर के टाइम पे आप नर्वस हो सकते हो, भूल सकते हो। लेकिन अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, तो हो सकता है आपको 2 मिनट या 3 मिनट लग जाए उस सवाल को करने में, वो आप कर ले जाओगे। ट्रिक से हो सकता है सवाल 1 मिनट में हो जाए, आप कर लोगे। लेकिन आपके अगर बेसिक्स क्लियर है, आप वो एक कोई भी सवाल कर सकते हो। मुझे सिर्फ़ ये फ़ील होता है। तो मैथ्स में कौन सी किताबों का इस्तेमाल किया था आपने? मैथ्स परफेक्ट। के लिए मैंने कोई किताब इस्तेमाल नहीं की, सिर्फ़ अड्डा 24/7 के जो एसएससी स्पेसिफ़िक वीडियोज़ होते थे या फिर टेक्स्ट बुक की जो वो मतलब मॉक टेस्ट की सीरीज़ आती थी, मैंने उसकी से प्रिपरेशन की। कोई मैंने बुक नहीं यूज़ की फॉर मैथ्स प्रिपरेशन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस? जस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स आल्सो। सो आपका मैथ्स का अप्रोच क्या था कि पहले थियरी कहीं से पढ़ना है या फिर आपका जो कहते हैं ना कि मैथ्स में नेचुरली आपने अगर एचबीटीआई में एडमिशन लिया तो मैथ्स आपकी अच्छी पहले से रही होगी,
या उसका कोई एडवांटेज था कि आपको थ्योरी नहीं पढ़नी पड़ी? या हाँ, फिर आपने आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, क्योंकि जो मेरा जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्यालय से जो मेरी स्कूलिंग हुई, वहाँ पे भी हम लोग को जहाँ तक कंसेप्चुअल या बेसिक्स पे ही ध्यान देने के लिए कहा जाता था। तो मेरे बेसिक्स मुझे लगता है पहले से क्लियर थे। सिर्फ अगर किसी जो एसएससी में अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, तो जो आपको नेक्स्ट स्टेप चाहिए वो है ट्रिक्स, शॉर्टकट्स, कि अगर आप कोई सवाल 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, तो उसको आप 1 मिनट में कैसे सॉल्व करें, आपको वो फिर ध्यान देना है। तो उसकी प्रिपरेशन मैंने कुछ ब्लॉग्स पढ़े, कुछ वीडियोज़ देखे, एसएससी स्पेसिफिक, फ्रॉम अड्डा 24/7 एंड अभिनय शर्मा की जो वीडियोज़ उस समय बहुत पॉपुलर थे, मैंने वो तो उनको देखा और फिर वहाँ से तैयारी की मैंने साथ में, लेकिन कोई बुक मैंने कभी भी उसके लिए यूज़ नहीं की। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, उसको आपने क्या सारे क्वेश्चंस लगाए या क्या स्ट्रैटेजी थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फॉलो करने की? प्रीवियस ईयर के भी मैंने सारे क्वेश्चंस लगाए एक एक तरह से, कि देखने के लिए कि ये क्वेश्चन है वो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, अगर कहीं पे उसका आंसर दिया है तो और लोगों ने उसको कैसे सॉल्व किया है, कौन सी अप्रोच से जल्दी सॉल्व हो सकता है, तो ये चीज मेरी एनालिसिस में बहुत ही इम्पोर्टेंट। और मैथ्स में कोई नोट्स आपने बनाए थे शाश्वत? नहीं, मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी भी नोट्स नहीं बनाए प्रिपरेशन के दौरान। जब भी मैंने कहीं कॉलेज में ही पढ़ा, स्कूल में पढ़ा, मैं नोट्स कभी नहीं बनाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो मैंने गलती की वो मैं दूसरी बार नहीं दोहराऊँ, और मैं उसको अपने माइंड में रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरे नोट्स मैंने कभी नहीं बनाए आज तक। सो आपको क्या लगता है नोट्स बनाना चाहिए या नहीं? नहीं, वो सिर्फ़ देखिए, वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि उसकी क्या कैपेसिटी है, रिटेनिंग कैपेसिटी कैसी है। जैसे आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में एक सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट्स होती हैं, 4 लैब्स होती हैं, और आप 1 दिन पहले भी पढ़ के आप उसको क्लियर कर सकते हैं एग्ज़ाम्स को। तो आपकी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में होने से आपकी जो रिटेनिंग कैपेसिटी है या किसी चीज़ को अंडरस्टैंडिंग करने की कैपेसिटी है, वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो वो मैं किसी को ऐसा नहीं कहूँगा कि आप मेरा जो तरीका है वो यूज़ करो, लेकिन जो आपका तरीका है, जो आपके लिए बेस्ट है, हमेशा वो करना चाहिए। मेरा तरीका है वो मैं आपको बता सकता हूँ। वो मैं नोट्स नहीं बनाता, क्योंकि वो मेरा कभी भी अच्छा नहीं रहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं लास्ट टाइम पे किसी चीज़ को पढूँ, फिर उससे मैं मतलब प्रेशर में आऊँ। मैं चाहता हूँ कि एक कंटीन्यूअस प्रिपरेशन होती रहे। मैं हर चीज़ कुछ न कुछ नया सीखता रहूँ, उसको लर्न करता रहूँ, और वो जो गलती मैंने कभी शुरुआत में की, वो मैं दोबारा ना करूँ। ये मेरा प्रिपरेशन मोड है। सो रिवीजन आप कैसे करते थे शाश्वत? मतलब जैसे मैथ्स में कोई टॉपिक का रिवीजन आपको करना है तो कैसे करते थे? अ, विद क्वेश्चन्स या फिर कोई वीडियोज़ देख के उसी टॉपिक के दोबारा, मैं वैसे रिवीजन करता था उस चीज़ को। ओके। एंड इंग्लिश की तैयारी आपने शाश्वत कैसे करी? आप हिंदी मीडियम के हैं 12th तक। सो हुँ, हुँ। कंसीडरिंग दैट हिंदी मीडियम वालों को ना थोड़ा-सा साइकोलॉजिकल डर ज़्यादा होता है। हाँ, मैं भी 12th तक साइकोलॉजिकल। हिंदी में ही पढ़ा हूँ यूपी बोर्ड से। तो मुझे यस, याद यस। है कि कॉलेज में प्लेसमेंट के टाइम पे पहली बार अंग्रेजी बोलना हमने शुरू किया था। ठीक है? सो हुँ, एक हुँ, हुँ। साइकोलॉजिकल डर बहुत ज़्यादा था कि कैसे बोलेंगे? हमें लगता हुँ, था कि हुँ। हम यूपी बोर्ड वाले हैं, कैसे बोलेंगे? ठीक है? हाँ, तो हाँ। ये जो एक फ़ियर दिमाग में होता है, वो आपको था या फिर आपको लगता था कि कोई बात नहीं कर लेंगे हम? और जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ कि जब मैंने आईआईटी से पढ़ाई की है, तो वहाँ से पढ़ने के बाद फिर मुझको मेरा जो इंग्लिश का डर था, वो एकदम खत्म हो गया। क्योंकि वहाँ आपको प्रेज़ेंटेशंस देनी होती है लोगों के सामने, अपनी थीसिस प्रेज़ेंट करनी होती है, सारे कब जो कम्युनिकेशन करने होते हैं, कहीं पे फॉरेन टीचर्स, फैकल्टीज़ से बात करनी होती है, या अपने पीयर्स से भी बात करनी पड़ती है, क्योंकि वो पूरे इंडिया भर से आते हैं, कई लोग साउथ से आते हैं, कोई नॉर्थ ईस्ट से आता है, कोई वेस्ट से आता है। तो हिंदी सबकी कॉमन लैंग्वेज नहीं होती वहाँ पे। वहाँ पे इंग्लिश में आपको बात करनी ही पड़ती है, इंग्लिश से ही सारा कम्युनिकेशन होता है। तो वहाँ से करने के बाद मुझे नहीं लगता कि मेरा इंग्लिश में कोई हेजिटेंसी रही उसके बाद। तो मैं अपने हिसाब से कह सकता हूँ कि इंग्लिश में मेरा कोई हेजिटेंसी नहीं है इस टाइम पे या पहले से। ठीक है। सो कम्युनिकेशन पार्ट में आपको इश्यू नहीं है, तो जो रिटेन एस्पेक्ट होता है एग्ज़ाम का खासकर हुँ, हुँ। जिसमें वोकैब्युलरी चाहिए, सिनोनिम खोजने हैं, एंटोनिम खोजने हाँ, हैं, ग्रामर, हाँ। यस, तो यस, यस। इसकी कोई स्पेसिफिक प्रिपरेशन आपने करी? क्या तो मटेरियल यूज़ किया? क्या अ, बुक्स यूज़ किया आपने? मैं एक बात आपको ये बताता हूँ कि जो भी यूपी बोर्ड से आते हैं, तो उनका ग्रामेटिकल पार्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। आप मुझसे एग्री करेंगे हो सकता है। क्योंकि जो यूपी बोर्ड के 10th और 12th बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो हमारी ग्रामर्स की बुक्स होती हैं, दैट इज़ वेरी एक्सटेंसिव इन इटसेल्फ।
और अगर आपकी वो वाली प्रिपरेशन अच्छी है ग्रामर की, सिर्फ ग्रामर की, तो आप जो एसएससी की ग्रामर है उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन हाँ, जो एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसके लिए मैंने नीतू सिंह की जो किताब आती है, जो मेरे दोस्त के पास थी, मैंने उससे ही पढ़ा था। तो मुझे एक चीज़ महसूस हो रही है कि आपने एसएससी की तैयारी में किताबों पे बिल्कुल खर्चा नहीं किया, ठीक है? नहीं, मैंने कोई खर्चा नहीं किया भाई, बिल्कुल भी नहीं। है ना? सिर्फ एचबीटीआई में भी आदत डाल दी जाती है ना कि किराए पे किताब लेके बीटेक हाँ, पास जो करते हैं आपको लोग। आपको याद होगा क्या है वो कांसेप्ट लाइब्रेरी, बिल्कुल, अगर आपको याद हो। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। सो ये बात सही है साथ-साथ मतलब जिन लोगों ने 10th तक ग्रामर अच्छी पढ़ी है उनकी कहीं न कहीं मुझे जहाँ तक याद है हमारे स्कूल में इंग्लिश तो बहुत ही बेकार तरीके से पढ़ाई गई थी। तो मुझे तो 12th के बाद निकल के ऐसा लगता था इंग्लिश आती नहीं है। सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट कि जिनके स्कूल में अच्छी पढ़ाई हुई है, जिन्होंने 10th-12th में इंग्लिश को अच्छे से किया है यूपी बोर्ड से होके भी, सो दे डोंट हैव टू वरी मच अबाउट ना, ठीक है? यस, यस। एंड इंग्लिश में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या रोल था शाश्वत? इंग्लिश में मुझे नहीं लगता कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ऐसा रोल था, क्योंकि इंग्लिश मुझे थोड़ी-सी आसान लगती थी और सब्जेक्ट के एस्पेक्ट में। क्योंकि इंग्लिश और जीके 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं कि उसमें आपको पता होता है कि ये चीज़ आपको आती है या नहीं आती है। उसमें कोई सेकंड ऑप्शन नहीं होता है कि आप गेस मार लो। इंग्लिश और जो जीके हैं वो ऐसे पोर्शन होते हैं। तो इंग्लिश में अगर आपका वो बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है, अगर आपको पता है कि क्वेश्चन आता है तो आप कर लोगे, नहीं आता है तो आप छोड़ दोगे। दैट्स माय स्ट्रेटजी, और मैं 20 मिनट्स में उन दोनों पोर्शन को खत्म करने का मेरी हमेशा स्ट्रेटजी रहती थी। मॉक्स में भी और जो मैंने टियर 1 का एग्ज़ाम दिया उसमें भी, कि 20 मिनट्स में मैं जीके प्लस इंग्लिश दोनों को खत्म कर दूँ, जिससे मुझे 40 मिनट मिले और मैथ्स एंड रीज़निंग क्लियर कर हुँ। लूँ। तो शाश्वत इंग्लिश में क्या वोकैब्युलरी के लिए कोई डेली से लोग करते हैं ना, डेली वर्ड्स याद करते हैं, जीआरई की वर्ड लिस्ट रट ली किसी ने, कुछ करते थे आप? जैसे मुझे याद है कि जो मेरा दोस्त था गौरव, तो हम लोग साथ में ऐसा करते थे कि जो नीतू सिंह की जो किताब आती थी, तो उसके हम लोग एक दूसरे को पढ़ाते थे एक तरह से, कि आज तुम ये 2 पेज पढ़ो, तो मैं तुमसे उससे पूछूँगा, कल तुम ये 2 पेज पढ़ो, मैं तुमसे उससे पूछूंगा। तो हम कॉलेज लोग में ऐसे सेमेस्टर भी हम लोग ऐसे ही पास होते हैं, ऐसे ही राइट? बात वो आदत करते हैं। गई यस, नहीं, यस, ठीक वो है? आदत बनी है। हुँ, वैसे हुँ। हम लोग को ट्यूशन की उस टाइम। गुड, गुड। सो और कौन-सी बुक्स इंग्लिश में आपने यूज़ करी है अपार्ट फ्रॉम दैट नीतू सिंह बुक, एनी अदर बुक? लाइक लोग नहीं, एमबी वो पब्लिकेशन पढ़ते हैं, ये नहीं, सब कुछ नहीं? नहीं, कोई भी बुक ठीक है। नहीं, सिर्फ़ काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरव्यू जा रहा है वीडियो। बिकॉज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप कुछ बता ही नहीं रहे हो, ठीक है? क्योंकि नहीं, आपने मैं बुक्स ऐसे नहीं फॉलो करी है। नहीं, यस, दिस इज़ वंडरफुल एक्चुअली शाश्वत बिकॉज़ यही मेरा आइडिया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंटरव्यू लेने का सो दैट एस्पिरेंट अंडरस्टैंड कि एनीथिंग कैन वर्क, राइट? यस, यस। जस्ट एनीथिंग कैन वर्क। सो इट्स अ गुड डिफरेंट पर्सपेक्टिव मुझे मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। शाश्वत कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग कि कितना इम्पोर्टेंस आपने दी मॉक टेस्ट को मतलब कब आपने मॉक देना शुरू किया एग्जाम के कितना पहले एंड आपकी रिकमेंडेशन क्या है मॉक टेस्ट के लिए एस्पिरेंट्स को? मुझे जो लगता है कि मॉक टेस्ट सबसे बेस्ट तरीका है अपने आप को जज करने का। फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी हो, आरबीआई ग्रेड भी हो, एसएससी हो, पीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, लेकिन जब तक आप मॉक नहीं देंगे, आप अपने आप को जज नहीं कर पाएँगे कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। क्योंकि जो मॉक टेस्ट होते हैं, उसको बॉस पूरे इंडिया भर के लोग देते हैं। ठीक है, कोई चीटिंग करता, नहीं करता, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आप अपने आप को कैसे इवैल्यूएट करते हो, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। मुझे जो लगता है कि अगर आप पेपर के 1 महीने पहले मॉक देना स्टार्ट करते हो या आप रोज़ 2 मॉक देते हो या 1 मॉक देते हो, दैट्स द बेस्ट वे। क्योंकि आपको एनालाइज़ भी करना होता है अपने आप को और साथ में चीज़ें पढ़नी भी होती हैं। तो अगर आप 1 या 2 मॉक रोज़ दे रहे हो, तो दैट्स मोर देन इनफ। और फिर मुझे जो लगता है बेस्ट स्ट्रैटेजी है कि आप ये देखो कि आपकी गलतियाँ कहाँ हो रही हैं। और अगर आपने एक गलती कहीं पे की है, दैट्स ओके। मिस्टेक सबसे होती है, मिस्टेक करो, लेकिन उसको दोबारा रिपीट मत करो। दैट्स माय मोटो, कि अगर आपने कोई मिस्टेक की, बिल्कुल करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको कभी भी रिपीट मत करो। ये मेरी प्रिपरेशन का मोटो है, कि मिस्टेक करो, बात नहीं, लेकिन रिपीट मत करो उसको। अपनी गलतियों से सीखो, अपने आप को इवैल्यूएट करो। आपको लगता है कि आपकी ज्योमेट्री ठीक नहीं है, तो आप ज्योमेट्री के बेसिक्स पढ़ो, उसको कहीं और से चीज़ें आपको लगता है कि ये सोर्स अच्छा नहीं, किसी और सोर्स से पढ़ो।
लेकिन अपने आप को इवैल्यूएट करो, इम्प्रूव करो, बेटर करो और गलतियाँ कभी भी रिपीट। सो गलती जो रिपीट ना करने वाला पॉइंट है शाश्वत, ये कैसे कोई इम्प्रूव करे इस पे? मतलब कैसे अपने आप से बोलने से क्या कि ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे इसका फ़र्क पड़ता है, या फिर किस तरह का मैकेनिज़्म होना चाहिए कि वो गलती रिपीट ना हो? अ, मुझे जो लगता है कि मैं आपसे एक अपना एग्ज़ाम्पल नहीं, एक मेरा संस्मरण है वो शेयर कर सकता हूँ, कि जब मैं 12th में था तो हम लोग आईआईटी की कोचिंग करते थे, ऐसे ही जाते थे, कांकादेव में कोचिंग होती कानपुर में, आपको पता होगा। तो हम लोग वहाँ जाते थे, मेरा दोस्त था या दोस्त है अभी भी प्रशांत, हम उसने भी आईआईटी क्रैक किया, आईआईटी दिल्ली से उसने पढ़ाई की। तो हम लोग साथ में प्रिपरेशन करते थे। तो मेरा क्या तरीका था किसी क्वेश्चन को करने का कि मैं क्वेश्चन देखता था, मुझसे हो नहीं पाता था, तो मैं पीछे आंसर देखता था कि वो कैसे हुआ है और फिर मैं उससे बैक प्रिपरेशन करता था कि आंसर देख के फिर ऐसे होने वाला है, ठीक है, हो जाएगा। लेकिन वो मुझसे कहता था हमेशा कि तुम किसी भी क्वेश्चन करने को चाहे कितना भी टाइम लो, 1 घंटा लो, 2 घंटा लो, 3 घंटा लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक क्वेश्चन का आंसर सही एक बार में आना चाहिए। तो अगर आप कोई मिस्टेक कर रहे हो किसी क्वेश्चन को करने में, दैट्स ओके। लेकिन अगली बार जब आप क्वेश्चन करो, वैसा ही क्वेश्चन है, तो आप कितना भी टाइम लो लेकिन उसको एक बार में ठीक करो। तो दैट्स द बेस्ट वे आई थिंक आई कैन। ऑलराइट। एंड सो ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि प्रैक्टिस के दौरान हुँ, इमीडिएटली आंसर पे फ़ोकस मत करो, बट ये है हाँ, कि तो धीरे-धीरे करके सही करना ज़रूरी है। राइट, राइट, हाँ, राइट। सही करना और एक बार में सही करना ज़रूरी एक है। बार में सही करना, ओके। तो सर तो मॉक टेस्ट में आपका लोएस्ट स्कोर प्रीलिम्स में कितना है? प्रीलिम्स के मॉक में? 92। 92। सो या ये जो लो स्कोर सिनेरियोज होते हैं, ये कैसे इसको हैंडल किया करना चाहिए एस्पिरेंट को? क्योंकि होता क्या है कि जब भी इंसान अपने आप को स्कोर देता है, तो हुँ, तुरंत ही वो जजमेंटल भी हो जाता है। उसे लगता है 92 तो एसएससी में होगा नहीं। सो ये बिल्कुल। जो फीलिंग होती है, मतलब हाउ एवरीवन शुड टेक दीज़ नंबर्स एंड गो फॉरवर्ड, क्योंकि आप टेस्टिमोनी हो कि आपके 92 मार्क्स आए, फाइनली आप ट्रिपल 2 रैंक लेके बैठे हो एसएससी में। सो हुँ, वो मोमेंट आपको क्या महसूस होता था कि यू आर गोइंग ऑफ ट्रैक, या सब कुछ सही है, सही कर लेंगे? क्या दिमाग में चलता था चीज़ें आपके? सी मुझे जो लगता है कि जब आपके नंबर कम आते हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए कि दैट्स माय लोएस्ट वर्ज़न। यहाँ से मैं सिर्फ़ इम्प्रूव कर सकता हूँ। मुझे जो फ़ील होता है कि अगर आपको कहीं लगता है कि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं या और कम आ रहे हैं और कम आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपका कहीं पे आप लोएस्ट वर्ज़न पे आप पहुँचोगे और आपको ये फ़ील होना चाहिए कि आप यहाँ से इम्प्रूव ही कर सकते हो आगे। अपने आप को ये मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है लाइफ़ में, किसी भी एग्ज़ाम के लिए कि आप इम्प्रूव करो अपने आप को हर हर दिन। हर चीज़ को इसमें कुछ नया सीखो, उसको रिटेन करो और अपने आप को इम्प्रूव करो। अगर आपके 92 मार्क्स हैं, तो अगले बार आपके 94 आएँगे, 95 आएँगे, 98 आएँगे, 101 आएँगे, कभी 120 आएँगे, 140 आएँगे, कभी 160 आएँगे या फिर आपके फिर 120 होके गिर जाएँगे। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन क्या मतलब उसकी कैसे पेपर बना है, कैसे आप अप्रोच कर रहे हो। हो सकता है कि आपने उस दिन आपका मूड अच्छा नहीं हो, कोई और चीज़ें, कोई फैक्टर्स हों। लेकिन आप ये देखो कि आप अपने आप को इम्प्रूव कर पा रहे हो कि नहीं। दैट्स माय मेन सजेशन टू एवरी एस्पिरेंट। सो शाश्वत, एक चीज़ यहाँ ये पूछनी है कि फिर जो मेज़र है वो कैसे करे? कोई कहाँ खड़ा है? सो क्या वो जी। रैंक देखे मॉक में, या परसेंटाइल देखे, या नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस देखे, हुँ, एक्यूरेसी परसेंटेज देखे? क्या हुँ। मीट्रिक उसको देखना चाहिए कि वो सही ट्रैक पे है भी या नहीं? क्योंकि कई मॉक्स में वहाँ बहुत कम बच्चे बैठते हैं। अगर कम बच्चे बैठेंगे तो रैंक अपने आप अच्छी होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से एक्यूरेसी परसेंटेज इज़ द बेस्ट वे टू असेस योरसेल्फ क्योंकि एसएससी में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, आपको भी पता है, मुझको भी पता है, सबको पता है। तो नेगेटिव मार्क्स आप कम से कम कैसे करो? आपको या आप नेगेटिव मार्क करना चाहते हैं तो आप करो, लेकिन वो जजमेंटल होना चाहिए कि आपके 4 में से 1 सही होगा, 3 गलत होंगे, 1 सही होने पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, 3 गलत होने पे आपके 1.5 मार्क्स कटेंगे, तो आप प्लस 0.5 जा सकते हो। लेकिन वो डिपेंड करता है कि लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क लेने को तैयार हो उस टाइम पे। लेकिन रिस्क हमेशा नहीं लेना चाहिए। असेसमेंट एक्यूरेसी पे जब आप मॉक दे रहे हो, तो आपका असेसमेंट हमेशा एक्यूरेसी पे ही होना चाहिए। जो आपका रियल लाइफ। आइडियली हाँ, शाश्वत, आपकी आइडियली कितनी एक्यूरेसी परसेंटेज होती थी मॉक में लगभग? मॉक में
85%। 85%, राइट? सो दैट्स अ गुड पॉइंट। मतलब जितने भी बच्चे देख रहे हैं, शाश्वत का मॉक में एक्यूरेसी परसेंटेज 85 था, तो आप यू कैन सी 85% इज ए गुड एक्यूरेसी परसेंटेज टू बी इन द टॉप रैंक। द ओनली थिंग इज दैट जस्ट कीप इम्प्रूविंग, दैट्स गुड। शाश्वत, अगला सवाल ये कि नंबर ऑफ मॉक्स में, जैसे आपने प्रीलिम्स में बताया कि 1-2 महीने पहले स्टार्ट करो और वीक में या रोज मॉक देने का कोशिश करो, काइंड ऑफ, ठीक है? 50-60 मॉक प्री के हो जाएंगे इस तरह से, मेरे ख्याल से, है ना? ठीक है। मेंस में कितने मॉक्स देने चाहिए आपके हिसाब से? आपने कितने दिए थे? मैंने 20 to 30 मॉक्स ईच, और 20 to 30 इन मैथ्स एंड 20 to 30 इन इंग्लिश। जैसा टेक्स्ट बुक सीरीज में जितने भी मॉक्स होते होंगे वो मैंने सारे प्रिपेयर किए थे वहाँ से। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो रहते ही हैं साथ में, तो आप उसको आप ऐड कर सकते हैं, तो अराउंड 40 ईच, 40 + 40 80 करता हूँ और में। और आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी एग्जाम? क्योंकि कई लोग होते हैं शाश्वत जो एग्जाम की तैयारी तो कर लेते हैं, बट वो हम्म, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। जैसे कहते हैं ना हम्म, कि एक अच्छा बैट्समैन है, बहुत अच्छा बैट्समैन है, बट जब उसको मौका मिला मैच खेलने का तो वो रन ही नहीं बना पाया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हम्म। तो ये भी बहुत लोगों के साथ होता है, तैयारी है, एग्जाम में परफॉर्मेंस नहीं होती है, तो व्हाट डिड यू प्लान? आई जस्ट वांट टू नो कि एग्जाम के लिए आपकी क्या तैयारी थी कि ऐसे एग्जीक्यूट करना है, उसके बारे में, एग्जाम प्लानिंग के बारे में थोड़ा बताइए। ओके। सो सबसे पहले जो कभी भी प्रीलिम्स या मेंस होता है तो आपको एक हफ्ते पहले पता चल जाता है कि आपकी ये शिफ्ट है, इस टाइम पे आपका एग्जाम होना है, 10 से 12 होना है या 2 से 4 होना है, 3 से 5 होना है, जो भी है। तो मैं ऐसा प्रिपरेशन करता था कि रोज एक हफ्ते पहले से कि उस टाइम पीरियड में आपको मॉक लगाना है, एक ना एक मॉक उस टाइम पीरियड में, कि जिससे उस टाइम पीरियड में आपका माइंड फ्रेश रहे, आपको आपका माइंड मोस्ट एफिशिएंटली काम करे उस टाइम पीरियड में। तो मैं वैसी स्ट्रेटजी अपनाता था। जैसे मेरा कभी जो मेरा प्रीलिम्स हुआ वो शायद 2 से 4 वाली शिफ्ट में था, तो मैं 2 से 4 वाली शिफ्ट में एक हफ्ते पहले से मैं मॉक लगा रहा था। तो उस टाइम पीरियड में मेरा माइंड सबसे इफेक्टिव काम करे, किस टाइम मुझे खाना खाना है, किस टाइम कितना सोना है उसके पहले, लेकिन मुझे मॉक उस टाइम पे लगा। तो जिससे 2 से 4 से टाइम पीरियड में मेरा माइंड उस टाइम पे सेट हो जाए, और बिल्कुल, बिल्कुल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये मेरी स्ट्रेटजी हुँ, थी। राइट। एक चीज़ सबसे और पूछनी है कि तैयारी के दौरान जो एक, क्योंकि आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन करी है, बैंक भी प्रिपरेशन किया आपने, जो एक मोनोटनी होती है कि भाई इंसान की ये फितरत है कि एक ही चीज़ बार-बार करते रहने से उसको बोरियत होने लगती है, मोनोटोनस लाइफ महसूस होने लगती है, राइट? हुँ, तो ये मोनोटनी को ब्रेक करने के लिए क्या करना चाहिए एस्पिरेंट्स को? आपके क्या एंटरटेनमेंट पॉइंट्स थे कि भाई चलो ऐसा हो गया, अब ज़्यादा हो गया, लेट्स डू समथिंग एंड कम बैक अगेन। क्या करते थे आप? और आप एस्पिरेंट्स को क्या रिकमेंड करोगे? आज की डेट में प्रॉब्लम क्या है, एंटरटेनमेंट के इतने सोर्स हो गए हैं कि उसमें सही से एंट्री मत लो तो निकल ही नहीं पाओगे, राइट? या सो हाउ डिड यू डू दैट? एंड टेल समथिंग अबाउट इट। मेरे ख्याल से जो मोनोटोनी की आपने बात की उसके लिए आपका मो क्या मोटिवेशन है, आपको हमेशा वो याद रखना चाहिए कि आप गवर्नमेंट जॉब, एसएससी, यूपीएससी या बैंक की प्रिपरेशन आप क्यों कर रहे हो? आपके क्या करियर गोल हैं? आपका विज़न क्या है? आपके मदर-फादर कैसे पैसे कमा रहे हैं? आपसे दूर रह रहे हो आप उनसे, और तब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो। तो आपका मोटिवेशन फैक्टर क्या है? वो मोनोटोनी तोड़ने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एंटरटेनमेंट अगर आप चाहो तो कुछ लोग म्यूजिक सुनते हैं, कुछ लोग अपनी हॉबी परस्यू करते हैं, कुछ लोग अपने दोस्तों से बात करते हैं, या कुछ जिनकी गर्लफ्रेंड्स होती है वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हैं। तो वो अपनी हॉबी, अपने एंटरटेनमेंट के साधन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो मोनोटनी मेरे ख्याल से आनी ही नहीं चाहिए, और अगर आ रही है तो फिर आपका मोटिवेशन कहीं ना कहीं कम है किसी भी एग्जाम के लिए, मुझे ऐसा फील हो नहीं, अच्छा पॉइंट है। कई लोग ऐसे हैं सासू जिनकी गर्लफ्रेंड है लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें तैयारी करने के लिए गर्लफ्रेंड छोड़ना है, उसका तरीका बताओ। राइट? रहा सो ऐसे अजीब-अजीब सवाल भी आते हैं। राइट? सो आई थिंक हम लोग इस शो में उनकी मदद तो नहीं कर पाएँगे। राइट? सो एनीवे, साथ-साथ एक सवाल मेरा और भी है यहाँ पर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि लोग ये जानना चाहते हैं कि भई टॉपर्स कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? सो इज़ देयर एनी बेंचमार्क रूल और इट शुड बी पर्सन स्पेसिफिक? हाउ दे हाँ, डिसाइड कि उनके लिए कितने घंटे सही है, मतलब कहने का मतलब ये। फिर वही जैसे मेरे घर में मैं और मेरी दीदी थी, तो मेरी दीदी
8 या 10 घंटे पढ़ती थी, उन्होंने पीएचडी की हुई है। वो 8 या 10 घंटे पढ़ती थी और मैं 2 या 3 घंटे ही पढ़ता था। तो मेरी मम्मी कहती थी, ये देखो तुम्हारी दीदी कितनी पढ़ती है और तुम कुछ नहीं पढ़ते हो। तो मेरे पापा उस टाइम मेरी मम्मी को या मुझको भी समझाते थे कि क्वांटिटी और क्वालिटी में हमेशा डिफरेंस होता है। आप 10 घंटे एफिशिएंसी से आप पढ़ सकते हो तो अच्छी बात है, आप पढ़िए। लेकिन मेरा जो फ़ोकस होता था किसी भी चीज़ को पढ़ने का, वो 3 घंटे से ऊपर मैं कभी भी किसी चीज़ को नहीं दे सकता था। तो मैं 3 घंटे ही किसी चीज़ को लगातार पढ़ सकता था। तो मैं 3 घंटे पढ़ता था लेकिन मैं उसमें अपना 100% देता था। तो मुझे ये लगता है कि पर्सन टू पर्सन वो चीज़ डिपेंड कर सकती है। लेकिन आप जब भी पढ़ो, आप उस माइंडसेट से पढ़ो कि मैं 100% दूँ उसको। चाहे आप आधे घंटे पढ़ो, चाहे आप 1 घंटे पढ़ो, चाहे आप ब्रेक ले लेके पढ़ो। लेकिन आप जब भी पढ़ो आप 100% कंसंट्रेशन से पढ़ो, फ़ोकस से पढ़ो। मैं सिर्फ़ इतना ही कहना चाहता हूँ। राइट। और तैयारी के दौरान आप सोशल मीडिया पे कितना एक्टिव थे शाश्वत? मैं सोशल मीडिया पे हमेशा एक्टिव था, मैंने कभी सोशल मीडिया नहीं छोड़ा, व्हाट्सऐप, ट्विटर, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम पे हमेशा एक्टिव रहा हूँ, मतलब मैंने कभी भी नहीं उसको गिव किया। सो कितना टाइम आप इसमें लगाते थे? मतलब कई बार ये होता है, ये बहुत पेनफुल हो जाता है लोगों के लिए कि कितना समय बर्बाद जा रहा है, क्योंकि वहाँ एक बार एंट्री लेते ही फिर एग्ज़िट लेने का मन करता नहीं है लोगों का। हाँ, ये है, लेकिन आपको फिर ये देखना चाहिए कि जैसे मैंने व्हाट्सऐप में अगर मैं हूँ, तो व्हाट्सऐप में मैंने कुछ ग्रुप्स जॉइन किए हुए हैं एसएससी के। टेलीग्राम पे मैं हूँ, तो टेलीग्राम पे मैंने जो ग्रुप्स जॉइन किए थे यूपीएससी, एसएससी के। फेसबुक में मैंने ग्रुप्स जॉइन किए हुए थे। तो अगर आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है तो कहीं-कहीं एक बार नोटिफ़िकेशन आ जाता है 2-3 मिनट बाद, किसी ने क्वेश्चन पोस्ट किया, तो आपका माइंड फिर वहाँ पे लग जाता है। तो वैसे मेरे ख्याल से वो बैलेंस आउट होता रहा कि अगर मैं कहीं से डाइवर्ट हो रहा हूँ या लोगों से बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर कोई क्वेश्चन पुट अप हुआ, मैं फिर उसको सॉल्व करने लग गया, वो बैलेंस आउट हो जाता था उस टाइम पे। लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपने कहा कि अगर आप घुस गए तो आप उससे नहीं निकल सकते हो। तो इसलिए आप मतलब ग्रुप्स जॉइन करो इसीलिए साथ-साथ कि आप उसको भी टाइम देते रहो, दूसरे साथ-साथ चीज़ें भी करते रहो। दैट्स ओके, दैट्स अ ह्यूमन माइंडसेट। लेकिन अपने को बेटर करना ज़रूरी है। मतलब कहीं न कहीं थोड़ा-सा इन्फॉर्म्ड यूज़ करना पड़ेगा, है ना? यस, बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा नहीं कि गए और वहीं खो गए, है ना? नहीं, ऐसा ठीक है, ऐसा हो अभी ही मेरी एक फ्रेंड से बात हो रही थी, तो आई वाज़ जस्ट डिस्कसिंग विद हिम और उससे मैंने बोला कि कितने घंटे फ़ोन तुम यूज़ करते हो? ही सेड कि मेरे को पता नहीं, ज़्यादा नहीं करता हूँगा। सो मैंने कहा एक स्क्रीन टाइम ऐप डाल के कोई चेक करके देखो ज़रा, मुझे लग रहा है तुम ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रहे हो बिकॉज़ ही इज़ फॉन्ड ऑफ वाचिंग मोर एंड मोर वीडियो ऑन फेसबुक। हुँ, हुँ। तो देन ही चेक्ड एंड ही कॉल्ड मी एंड ही वाज़ सो शॉक्ड। हुँ, हुँ। वो अपना यूसेज बता रहा था मुझे कि यार मैंने चेक किया, मेरा दिमाग खराब हो गया, 9 आवर 30 मिनट, 8 आवर 30 मिनट। कह रहा मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं इतना फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। दिस इज़ द काइंड ऑफ यूसेज पीपल आर हैविंग विदाउट नॉलेज एंड दैट्स क्वाइट डिस्टर्बिंग। तो ये अच्छा यस, पॉइंट है आपका कि हटाने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है बट स्टिल मैनेज करना आना चाहिए प्रॉपर्ली, बिल्कुल, बिल्कुल। राइट। साथ-साथ एक सवाल अब मैं वापस आपको लेके आऊँगा तैयारी की चीज़ें जैसे जो जो आगे बढ़ रही है हम लोग। तो तीसरा स्टेज होता है आपका टियर 3 का। हुँ, हुँ। उसकी क्या स्पेसिफिक आपने तैयारी करी और मतलब कैसे उसके लिए आपने रेडी किया? और जो ऐसे पार्ट था, तो आप तो मैं यूपीएससी की तैयारी साथ-साथ कर ही रहा था, वहाँ पे मेंस में भी रिटन एग्ज़ाम होता है, तो हम लोग उसकी प्रिपरेशन करते थे, लिखते थे। तो और आरबीआई ग्रेड बी का जो मेंस होता है, उसमें भी लिखने का पोर्शन होता है। तो मैंने कोई स्पेसिफिक कोई बुक या कहीं कुछ देखा नहीं कैसे प्रिपेयर करना है, बस ये है कि क्या चीज़ ध्यान रखनी है, कि अपना नाम नहीं लिखना है, ये चीज़ नहीं करनी है। वो मैंने वो चीज़ ध्यान रखा है क्या चीज़ नहीं करनी क्योंकि मुझे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था कि कोई भी टॉपिक आएगा, तो वो मैं उसके ऊपर 100, 400, 300 वर्ड्स आराम से लिख सकता हूँ, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, वो मैंने उस पे ज़्यादा ध्यान दिया, बजाए इसके कि क्या चीज़ करनी चाहिए। क्योंकि मुझे अपने अंदर कॉन्फिडेंस था कि मैं वो चीज़ लिख सकता ग्रेट, ग्रेट। ठीक है। साथ-साथ अब एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा-सा मैं फिर से आपको जॉब प्रोफाइल पे लेके आता हूँ। हूँ। हुँ, हुँ। कई एस्पिरेंट का ये कहना है कि एमईए में एएसओ लेना चाहिए या फिर हमें एएसओ लेना चाहिए सीएसएस में, राइट? हुँ, हुँ। सो ऐसे लोगों को क्या गाइडेंस दोगे आप आपके हिसाब से? आपका मिनिस्ट्री चेंज होती रहेंगी, आपको बहुत सारी मिनिस्ट्री में जाने का मौका मिलेगा, सीखने को मिलेगा वहाँ पे।
लेकिन सीएसएस के साथ एक दिक्कत ये है कि घर 10-12 साल में मिलता है आपको दिल्ली में, तो आपको तब तक रेंट पे रहना पड़ेगा, फैमिली के साथ थोड़ी प्रॉब्लम्स होगी रेंट में रहने पे। और एमईए में भी आप दिल्ली में पूरे लाइफ टाइम रह सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको एक एक ही मिनिस्ट्री में काम करना पड़ेगा। आपका एक ग्रुप बन जाएगा, साथ में लोगों के साथ आपका जान-पहचान हो जाएगी क्योंकि आप एक ही मिनिस्ट्री में हो। आपके बहुत सारे दोस्त बनेंगे वहाँ पे और प्लस 1 साल बाद आपको रहने को घर मिल जाएगा इन एमईए कॉम्प्लेक्स। So that's some factors that एडवांटेज। yeah. और कई लोग ये पूछते हैं साहब कि उनको यूपीएससी की तैयारी करनी है, हुँ, तो साथ साथ तो वो उनको सीएसएस लेना चाहिए या उनको एमईए लेना चाहिए? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे लगता है क्योंकि एमईए में भी काम उतना ही है जितना सीएसएस में है। 9 टू 5 जॉब वैसे भी है। आपको घर आने के बाद काम के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है कि कोई फ़ोन आ रहा है ऑफ़िस से कि आप ये काम कर दो, वर्क फ्रॉम होम कर लो। एक बार आप ऑफ़िस चले गए या उसके बाद आ गए, उसके बाद आपको ऑफ़िस के पास सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपके पास सैटरडे और संडे तो होते ही हैं। तो आप दिल्ली में हैं, आप कोई वीकेंड कोचिंग जॉइन कर सकते हो। फिर उसके बाद जो आपको 5 टू 10 5-6 घंटे आपको आराम से पर डे मिल सकते हैं फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। तो मुझे नहीं लगता कि सीएसएस या एमईए से उसका कोई फ़र्क पड़ता है। एंड प्रमोशनल एस्पेक्ट में क्या सीएसएस एमईए से ज़्यादा बेहतर है? ऐसा भी एक कंसेप्शन है लोगों के बीच में। नहीं, वो डिपेंड करता है देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हो आपको तो पता चलता है कि 10 साल पहले कुछ और सिनेरियो था, 10 साल हुँ, पहले जो एसएससी में रिक्रूटमेंट होते थे वो बहुत छोटे बैचेस में होते थे। 15, 20, 30 पोस्ट निकलती थी सीएसएस की या एमईए की और अब बैचेस बड़े होते जा रहे हैं 120, 130, 140 के अराउंड बैचेस होते हैं सीएसएस या एमईए में। तो जैसे-जैसे आपके बैचेस बड़े होते जाएँगे वैसे-वैसे आपके प्रमोशनल एस्पेक्ट अपने आप कम होते जाएँगे, चाहे आप सीएसएस में जाओ, चाहे आप एमईए में जाओ। जहाँ पे 5 साल लगते थे वहाँ 10 साल लगेंगे, 12 साल लगेंगे, एग्ज़ाम बेसिस पे होंगी चीज़ें। तो बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, तो अगर आप प्रमोशनल एस्पेक्ट के बारे में पहले से ही सोच रहे हो जॉब में जाने से पहले या तैयारी करने से पहले, सो आई थिंक दैट्स नॉट अ गुड वे टू डू इट। पहले आप मार्क्स लाओ, फिर अपना मार्क्स लाने के बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, उस स्टेज पे आप असेस करो कि आपके लिए बेस्ट कौन-सी जॉब है। लेकिन उसके पहले कि इनकम टैक्स लेने के लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ या एक्साइज़ देने की प्रिपरेशन कर रहा हूँ या एमईए लेने के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, दैट्स नॉट द बेस्ट वे टू डू इट इन माय ओपिनियन। राइट, राइट। तो साथ एक और बहुत बड़ा सवाल लोगों के दिमाग में होता है, वो होता है कि कितना पैसा मिलेगा, राइट? सैलरी कितनी है, ग्रॉस सैलरी कितनी है, नेट सैलरी अकाउंट में कितनी आती है? हुँ, हुँ, हुँ। ये एक बहुत लोगों का सवाल है मुझसे कि ज़रूर पूछेगा, जो भी अगला कैंडिडेट होगा। ओके, तो आई डोंट थिंक दिस अ वेरी सीक्रेटिव थिंग बिकॉज़ 4600 ग्रेड पे एंड इन दिल्ली 24% एचआरए मिलता है प्लस डीए मिलता है, सो दैट्स ग्रॉस सैलरी जो अराउंड होती है वो आपकी 67 टू 68,000 होती है फॉर द एंट्री पे। हुँ। और जो और आपका कितना डिडक्शन है? डिडक्शन अगर आप इनकम टैक्स भी कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड 8,000 डिडक्शन, so you will get around 59 to 60,000 after income tax, and before income tax you will get around 62,000. ओके, दैट्स ग्रेट। थैंक यू फॉर दिस अपडेट साथ-साथ। साथ-साथ एक चीज़ अब और जाननी है मुझे कि जो आपकी पिछली जॉब थी सीएजी में अकाउंटेंट, राइट? तो Yes. सीएजी में एक ऑडिटर की पोस्ट होती हम्म। है ना? और एक ये अकाउंटेंट और ये अलग पोस्ट है या ये भी दोनों सेम ही है? नहीं नहीं, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग पोस्ट है। ठीक है। सो ये जॉब प्रोफाइल क्या है इसके बारे में बताइए ज़रा? ये भी जो एस्पिरेंट इनको थोड़ा पता चलेगा कि वो हाँ, जॉब प्रोफाइल क्या है साथ-साथ? हुँ, तो ऑडिटर में क्या होता है कि आपको महीने में 20 से 22 दिन पूरे स्टेट में घूमना पड़ता है, जो वहाँ की स्टेट बॉडीज़ होती हैं, उनको ऑडिट करना पड़ता है, जो उनके फाइनेंसेस हैं, कि उन्होंने फाइनेंस सही तरीके से किया है कि नहीं। तो जो आपका हेडक्वार्टर्स है, आप वहाँ पे नहीं रहते हो। 20-22 दिन आपको ट्रैवल करना पड़ता है। तो इट्स अ ट्रैवलिंग जॉब और बाहर का आप खाना रोज़ खाओगे, बीमार पड़ सकते हो या कुछ भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इट्स नॉट अ 9 टू 5 जॉब ऑडिटर जॉब। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा, सो मैं इनको क्लियर करना चाहता हूँ कि 20-22 दिन आप स्टेट में घूमते ही रहोगे तो और इट्स अ सबको लाइफ। करना पड़ता है क्या शाश्वत? मतलब कि ऐसा भी होता है कि कुछ ऑडिटर ऑफिस में बैठे हैं या सबको जाना पड़ता है?
तो इट्स अ रोटेशन बेसिस, बट वो 3-4 साल बाद रोटेशन आएगा, लेकिन आपको लाइफ टाइम वही काम करना है। क्योंकि आप ओके। अगर आप ऑडिटर में हो, तो आप अकाउंट्स ऑफिसर भी बनोगे, या फिर असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर भी बनोगे, लेकिन आपको घूमना पूरे लाइफ टाइम पड़ेगा। हम्म। तो दैट्स समथिंग दैट पीपल डोंट नो, एंड दे जस्ट गो देयर एंड देन रियलाइज कि मैंने आगे यहाँ पे गलती कर दी, लेकिन गलती कर दी। वहाँ पे फिर जाने का बैक का कोई साधन नहीं होता। तो उसके लिए अकाउंटेंट इज मच बेटर। अकाउंटेंट भी वैसे ही यहाँ, जैसे कि आप ऑफिस में आप रहोगे, मेन ऑफिस में, हेड ऑफिस में, फिर वही 10 to 5 की जॉब रहेगी, फिर वही सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी। लेकिन ऑडिटर में ऐसा नहीं है, सैटरडे संडे पे आपको काम करना पड़ सकता है, घूमने जाना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, होटल्स में खाना खाना पड़ेगा। लेकिन ये है कि वहाँ पे अलाउंस उनके अलग होते हैं, तो उनकी जो सैलरी होती है वो इंक्रीज कर सकती है इस मामले में, अराउंड 10,000 12,000। लेकिन इट्स अ वेरी हैवी प्राइस टू पे इन माय राइट, ओपिनियन। राइट, बिल्कुल। तो आपका वर्क प्रोफाइल क्या था एज एन अकाउंटेंट वहां पर? अकाउंटेंट जो मेरा वर्क प्रोफाइल था वहाँ का, जो स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स होते थे, उनकी पेंशन पेंशन रिलेटेड काम था, कि उनकी पेंशन कैसे कैलकुलेट हो रही है, उनकी क्या ग्रेच्युटी है, क्या कम्यूटेशन है, वो कैलकुलेट करके, और फिर उसको, जो उसका पूरा चीज़ होती है कि जो सर्विस बुक है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो पूरा कैलकुलेट करके और उसको लोगों को देना। और ऑफिस का कैसा एनवायरनमेंट होता है वहां पर? मतलब आपके एज ग्रुप के लोग होते हैं या नहीं? नहीं, ऑफिस का एनवायरनमेंट तो बिल्कुल, क्योंकि अब एसएससी का रिक्रूटमेंट हो रहा था, उसके पहले भी बहुत सारे एसएससी के लोग थे। तो 2013 के पहले जहाँ तक मुझे पता है, ऐसा होता था कि जो स्टेट गवर्नमेंट के जो पोस्ट होती थी, वो स्टेट गवर्नमेंट में ही लोग जाते, जैसे महाराष्ट्र के लोग महाराष्ट्र में ही जाएंगे, अ, आंध्रा के लोग आंध्रा में ही जाएंगे। तो एसएससी भी वैसे ही लेती थी, लेकिन 2013 के बाद चीजें सेंट्रलाइज होनी चालू हुई, कि नॉर्थ इंडिया के लोग भी साउथ इंडिया जा सकते हैं, या नॉर्थ ईस्ट जा सकते हैं, या गुजरात राजस्थान जा सकते हैं। तो वहां आने के बाद वहाँ की थोड़ी कल्चरल डाइवर्सिटी अब चेंज हुई है। तो मैंने देखा कि पिछले 5 साल में नॉर्थ इंडिया के लोग भी महाराष्ट्र जा रहे हैं, साउथ इंडिया जा रहे हैं, जो पहले नहीं होता था। तो वो अब वहाँ पे लोगों को उतनी परेशानी फील नहीं होती है। जो मैंने 2013 वाले बैच से लोगों से बात की, तो वो लोग बोलते थे कि हम महाराष्ट्र के लोग हैं, सिर्फ वो लोग मराठी में बात करते थे, हमको बहुत परेशानी होती थी। लेकिन अब जब 5 साल से लोग अब आ रहे हैं, तो वहाँ हिंदी भी चल रही है, आराम से बातें हो रही है हिंदी में। ओके, तो अब वहाँ पे कल्चर डाइवर्सिटी हो रही है धीरे धीरे, और भी हम्म। पोस्ट जो पहले नहीं सो होती। ऑफिस में क्या एसी उसी होती है या फिर गर्मी लगती है साथ साथ? क्योंकि दिल्ली में तो ऑफिस बहुत अच्छी हैं, एमईए, सीएसएस, राइट, मिनिस्ट्रीज में। वहां ऑफिस का क्या हाल होता है? तो मैं नागपुर का जो मेरा ऑफिस था, वो मैं बता सकता हूँ कि वो 1899 में बना था। इट वॉज ओके। अ इट वॉज अ हेरिटेज बिल्डिंग, यू कैन से, 121 ईयर्स ओल्ड। तो हम्म। वहाँ पे अकाउंट्स ऑफिसर के पास भी एसी नहीं होता था, अगर मैं सच ओके। कहूँ तो। और वहाँ पे सिर्फ 2 महीने के लिए कूलर लगते थे, 10 अप्रैल से लेके 10 जून तक। वो भी मतलब एक गवर्नमेंट ऑफिस है, तो हर चीज का एक रूल होता था। तो 10 अप्रैल से लेके 10 जून तक कूलर लगेंगे, उसके बाद चाहे गर्मी हो चाहे बारिश हो, कोई कूलर वर्क नहीं करेगा, कूलर हटा लिए जाएंगे। और पंखे होते थे, जो आपने देखा होगा, बहुत ही पुराने ऑफिस होते थे कि 3-4 खंड ऊंची एक सीलिंग होती थी। तो वहां से एक पंखा बहुत ही ऊपर से आता था, पंखा लटकता था, कब मिल जाए पता भी नहीं चलेगा। और फाइलें होती थी एकदम पुरानी पुरानी, 20-30 साल पुरानी फाइलें, एकदम जर्जर हालत में। तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, जानने के लिए कि मतलब हाँ, गवर्नमेंट ऑफिसेस ऐसे भी होते हैं। और जब मैं प्राइवेट जॉब करके जब वहां गया, तो मुझे एकदम से फील हुआ, ये क्या हो गया कि मतलब ऐसे गवर्नमेंट काम करना पड़ता है, जो मैंने फिल्मों में देखे हैं, 30-30 साल पुरानी फिल्मों में, वो मैं यहाँ पे अब फील कर रहा हूँ कि ऐसे ऑफिस अभी भी होते हैं। तो इट्स ओके, इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस इन माय लाइफ। तो साथ-साथ क्या ऐसी ऑफिसेज़ हर जगह ही होती हैं या फिर कई जगह लोगों को सही एनवायरनमेंट, मतलब सही फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं अकाउंटेंट को भी और अकाउंट ऑफिसर को भी? नहीं, बिल्कुल मिलती है, फैसिलिटीज मिलती हैं, लेकिन सिर्फ वहाँ के ऑफिसेज में पुराना था, लोग बात कर रहे थे अच्छा। नया ऑफिस बनेगा, उसमें टाइम लग रहा था
में, लेकिन तब तक वहाँ थोड़ी-सी दिक्कतें थी, लेकिन और ऑफ़िसेज़ अच्छे होते हैं बिल्कुल। एसी भी होते हैं, बहुत सारी सुविधाएँ होती हैं। जैसे यहाँ का जो ऑफ़िस है एमईए का, वो एकदम प्राइवेट सेक्टर ऑफ़िसेज़ को भी बीट कर सकता है, आई कैन टेल कि मैंने काम किया हो, तो इट्स वेरी गुड ऑफ़िस इन जेएनवी, जवाहरलाल नेहरू भवन इन एमईए। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। शाश्वत, अब बड़ा ये आपने जितने भी सवालों के जवाब दिए, ये काफ़ी यूनिक इंटरव्यू रहा है, बहुत नयापन भी इसमें है और कई नए सवाल भी मैं आपसे पूछ पाया हूँ। अब बीइंग इन एमईए शाश्वत, लोगों का एक बहुत बड़ा कंसर्न है टुवर्ड्स शादी को लेके, राइट? बिकॉज़ बाहर पोस्टिंग होगी 3 साल यहाँ, 3 साल वहाँ, कैसे होगा? तो क्या प्लान है आपका? मतलब आप लोग बात करते होंगे मेरे ख्याल से, राइट? हाँ, बिकॉज़ इन बिल्कुल। न्यू स्टेज ऑफ लाइफ, सो क्या प्लान कर रहे हो आप लोग कि शादी लड़की से करनी है, तो किस प्रोफाइल की लड़कियाँ आप लोग देख रहे हो? विद इन एमईए तो मुझे पता है कि कॉम्पिटिशन इज़ वेरी हाई, तो चांस बहुत कम है वहाँ पर। सो व्हाट इज़ योर प्लान? आई मीन, व्हाट यू आर थिंकिंग? दिस इज़ अ पर्सपेक्टिव फॉर द, यू नो, जो हुँ, भी ऑडियंस हमारी सुनती है, उनको ये भी एक पर्सपेक्टिव मिलेगा कि हुँ, उस दिशा में दिमाग तो चलता ही है। तो क्या हुँ। क्या पॉसिबिलिटीज़ है? सी जो शादी है उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको साथ रहना है एक-दूसरे के। अगर आप एक-दूसरे के साथ नहीं रह रहे हो तो शादी करने का मुझे तो कोई पॉइंट नहीं सूझता है कि एक आदमी दिल्ली में है और एक आदमी बाहर फ़ॉरेन में है, वो हर 3 महीने बाद आके मिल रहा है अपने परिवार वालों से। हो सकता है कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि कुछ नॉन फैमिली स्टेशंस होते हैं एमईए में, जैसे इराक हो गया या बहुत सारे और भी होते हैं जो जहाँ पे थोड़ी-सी सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से फैमिली नहीं ले जा सकते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेशंस होते हैं। तो वहाँ है तो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे जो लगता है कि एक पति-पत्नी को हमेशा साथ में रहना चाहिए। तो अगर हाउसवाइफ भी हो, इट्स ओके, जॉब करती हो, इट्स बेस्ट, लेकिन कहीं न कहीं किसी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या तो मुझको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि मैं दिल्ली में रहूँगा, या फिर वो वर्क फ्रॉम होम करे, या फिर हम लोग कुछ और ही तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करें। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि लोग साथ-साथ रहें, एक साथ परिवार बड़ा करें, क्योंकि फैमिली को टाइम देने के लिए ही मैंने ये जॉब चूज़ की है, और अगर मैं उसको नहीं दे हुँ। पाऊँ, तो उसका कोई मतलब नहीं है फिर एमबीए लेने का। तो इट्स माय पॉइंट। हुँ, बिल्कुल, ये अच्छा पर्सपेक्टिव है कि मतलब कि ये एक प्रायोरिटी होनी चाहिए एंड बेस्ड ऑन दैट यू टेक अ डिसीजन, राइट? ऐसा यस। नहीं होना चाहिए कि दोनों लोग की जॉब इस तरीके से है कि वो साथ हो ही नहीं सकते हैं, राइट? सो दैट्स अ गुड पॉइंट। शाश्वत, एक आखिरी मैसेज अगर आपका कुछ है एस्पिरेंट्स के लिए तो ज़रूर बताइए। बाकी ये पूरा इंटरव्यू उनके लिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके लिए बहुत यूज़फुल होगा। एनी लास्ट मैसेज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एस्पायरिंग टू गेट इंटो एमईए? अ, बस मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप एसएससी तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये मत सोचिए कि आपको क्या पोस्ट चाहिए। आप नंबर लाने का सबसे पहले कोशिश करो, उसके बाद आप पोस्ट के लिए सोचो, और सबसे पहली बात कि आप किसी को अपना ये मत सोचो कि ये मेरा रोल मॉडल है, मैं इसकी तरह तैयारी करूँगा तो मेरे नंबर आ जाएँगे। आप हमेशा लोगों से इंस्पिरेशन लो कि आप अपने आप से कि आप उससे क्या अच्छी बातें सीख सकते हो, उसकी कौन-सी बातें आपको अच्छी नहीं लगती, तो आप उसको मत यूज़ करो, लेकिन हमेशा इंस्पिरेशन लो दूसरों से। किसी को अपना रोल मॉडल मत बनाओ कि मैं इसकी तरह बनना चाहता हूँ। आप हमेशा खुद की तरह बनो, अपने आप को यूनिक समझो, खुद को इम्प्रूव करो, खुद की तरह बनो। लेकिन ये मत सोचो कि मैं उसकी तरह बनना चाहता हूँ। दूसरों से इंस्पिरेशन लो, खुद को इम्प्रूव करो और खुद की तरह बनो। अपनी लाइफ आपके लिए है, आप कभी भी रिग्रेट मत महसूस करो, कोई भी डिसीज़न लो, हमेशा डिसीज़न लो, खुद से लो, परिवार के या किसी फैमिली या फ्रेंड के प्रेशर में मत लो। क्योंकि ये लाइफ है, ये आपको जीनी है। अगर आप अपना डिसीज़न खुद ले रहे हो, तो वो आप रिस्पॉन्सिबल हो उसके लिए। आपको अपने परिवार को चलाना है, आपको अपनी लाइफ कैरी करनी है आगे, तो कभी भी लाइफ में रिग्रेट नहीं होनी चाहिए। जो भी डिसीज़न ले रहे हो, वो आपका खुद का होना चाहिए, और दैट्स इट। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आप इंस्पिरेशन लो दूसरों से, लेकिन किसी को रोल मॉडल मत बनाओ। राइट, बहुत अच्छा मैसेज शाश्वत आपका। शाश्वत, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस इंटरव्यू में आने के लिए और जो क्वेश्चन्स आपने आंसर किए हैं ये एस्पिरेंट्स को बहुत मदद करेंगे। एक तो गोल सेटिंग में भी कहीं न कहीं, और कहते हैं ना कि एक पोस्ट के बारे में जो उनको जानकारी हमने इस इंटरव्यू के थ्रू दी है,
वो डेफिनेटली उनको बहुत उनके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू शाश्वत, थैंक यू सो मच। ओके, ओके, थैंक यू सर।